Property Guru. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, जहां आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और यस, ये प्रॉपर्टी गुरु इज प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। फिर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल क्यों ना हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, खरीदना हो, बेचना हो, हर सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब होंगे और ढेर सारी बातें होंगी प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को हम आपके साथ शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल है आज हमारे साथ, तो बिना देर किए अपने पहले कॉलर साकित दसारे साहब को फोन लाइन पर ले आते हैं। पुणे से कॉल कर रहे हैं। साकित जी, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कॉल आपने। हाँ जी सर, हमें भी बहुत खुशी हुई आपने कॉल लिया हमारा। राइट, बताइए। सर, हम लोग बेसिकली कोथुर एरिया में रीडेवलपमेंट स्कीम में कुछ देखना चाहते हैं ऑप्शंस में। बेसिकली वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ द सिटी के बाहर हम लोग जाना नहीं चाहते। कीपिंग व्यू विद द स्कूल्स एंड वर्क प्लेस। सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी। हाँ, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बेसिकली कोथुर के लिए ऑप्शन देखना चाहते हैं। अगर कुछ ऑप्शन रहा आउट में तो दैट वुड बी फाइन। अच्छा, बट रीडेवलपमेंट स्कीम में हम लोग रहना चाहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी सवाल, क्योंकि एक वक्त था जब हम कोथरूड को एक नए इलाके की तरह कंसिडर करते थे, और आज आप कह रहे हैं कि एक रीडेवलपमेंट स्कीम में तो क्या इतना डेवलपमेंट हो गया। राइट आशीष जी, तो कोथरूड ये देख रहे हैं रीडेवलपमेंट, खासतौर पे इन्होंने जिक्र किया। औंध भी देख सकते हैं, लेकिन अब कहाँ कैसे चुने? अच्छा साकिब साहब, एक बजट का थोड़ा और आइडिया दे दीजिए, कितना बजट लेके चल रहे हैं? सर 3 BHK है, मोस्ट प्रॉब्ली 2 CR 2.5 CR का एक मैक्सिमम बजट हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी द आइडियल वन जो उसमें चालू है फिलहाल एरिया में रेट उस हिसाब से। ठीक है, बढ़िया है सर। चलिए, आपकी समस्या का या आपके सवाल का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, क्या सलाह देंगे हम साकेत जी को? विपिन जी, जो इनका सवाल है रीडेवलपमेंट को लेके, पूना के कोथरूड एरिया में जहाँ ये ढूंढ रहे हैं, अगर वही पिन कोड हमें चाहिए तो शहर के अंदर उतनी लैंड है ही नहीं अवेलेबल। तो इनका एक रिसर्च जो इन्होंने करी है कि रीडेवलपमेंट, और या ये कन्विंस्ड है रीडेवलपमेंट के साथ, क्योंकि वही प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात है कि जो इन्होंने बजट बताया, एक स्पेशियस 3 बेडरूम का, मोस्टली जो प्राइस है वो 2 to 2.5 करोड़ रुपीस ही है। और कोथरूड लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो पुणे के सेंटर वगैरह से काफी अच्छे से कनेक्टेड है। कुछ नाम जो हम बोलेंगे कि रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स में है, जैसे गणेश ग्रुप करके हैं, बेलवलकर हाउसिंग करके हैं, ये लोग रीडेवलपमेंट करते हैं। पर उसके अलावा मतलब पुराने ग्रुप्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे परांजपे एक्सेट्रा। मुंबई में भी हमने देखा है कि कई डेवलपर्स जो रीडेवलपमेंट करते हैं, उनका फोटे ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रहता है। तो बजट और क्राइटेरिया के हिसाब से इनका ये सब कुछ सही बैठ रहा है। रीडेवलपमेंट में बस एक ही चैलेंज रहता है कि आज की जो सोसाइटी डिमांड करती है बड़े प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, उतना नहीं हो सकता क्योंकि लैंड ही बहुत लिमिटेड होती है। फिर भी जो डेवलपर्स हम बोल रहे हैं उनमें मतलब वो लिमिटेड लैंड में जितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं वो उतना कोशिश करते हैं। माला बाली हैं अब हमारे साथ, एनसीआर से कॉल कर रही हैं। माला जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा सवाल ये है कि मैंने 2015 में कल्याण शीलफाटा रोड पे स्मार्ट सिटी पलावा फेज 2 डाउनटाउन, जो खोनी गांव में पड़ता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्री लॉन्च पे किया था 2015 में। ठीक है, तो अभी 2019 में उसका पोजेशन मिला है, और कुल मिला के सब कुछ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, क्लब हाउस, वो मुझे 69.5 लाख में पड़ा था। पोजेशन के बाद अभी उसका रीसेल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 49 से 50 लाख का बता रहे हैं, और वहाँ रेंटल इनकम भी 14K है।
ज्यादा रेंटल इनकम नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस सोसाइटी का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 5,500 हर महीने जाता है, जो ओनर्स को पे करना होता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी काफी लॉस में है, और मेरा अभी लोन जो इस पे चल रहा है वो 18 लाख का है, और ईएमआई उसकी 18,000 पर मंथ जा रही है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को लॉस में निकाल दूं और कहीं और एरिया में इसको इन्वेस्ट करूं? ठीक है, क्योंकि हम दो फैक्टर्स हैं, हम कभी महाराष्ट्र वापस नहीं आने वाले, और हमें नोएडा में एक प्रॉपर्टी लेनी है जो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आ रही है। तो मुझे गाइडलाइन चाहिए कि इसको मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है माला जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये दुविधा कई लोगों के मन में हो सकती है। अमूमन रियल एस्टेट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आपके जो कॉस्ट प्राइस है उससे नीचे प्रॉपर्टी जाए, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सप्लाई, एरिया, डिमांड, काफ़ी कुछ। और पलावा तो हम मोटे तौर पे कह देंगे कि हाँ ये बॉम्बे का हिस्सा है, हालांकि एमएमआर का हिस्सा है, डोंबिवली के अंदर आता है। लेकिन अब आशीष जी से थोड़ा इस गणित को और समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और फिर आपके जो दोनों सवाल हैं कि क्या रखें या फिर दिल्ली में आपको एक और प्रॉपर्टी खरीदनी है, नोएडा में, इनफैक्ट एनसीआर के अंदर, तो क्या करना चाहिए। आशीष जी, माला जी की दुविधा का क्या जवाब रहेगा? विपिन जी, जैसे आपने भी नोटिस किया, मतलब अभी तेजी की मार्केट में भी ये प्रोजेक्ट रिटर्न नहीं दे पाया है इनको। जो मेरा अनुमान है कि ये शायद इनिशियल कुछ बिल्डिंग्स में से रहा होगा लोडा पलावा के, एंड वहाँ कुछ क्वालिटी और इस सब में कुछ रहा होगा इशू, इसी कारण ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आज की डेट में डेवलपर, क्योंकि पलावा एक बहुत मैसिव टाउनशिप है, उसमें कुछ ना कुछ लोडा का लॉन्च होता ही रहता है। तो आज के रेट जो डेवलपर कोट करता है नए प्रोजेक्ट्स में वो हायर हैं। और एक और चीज है, ये हम जब मार्केट स्लो डाउन में आती है तो हमने भी देखा है कि रीसेल की वैल्यू और डेवलपर की आज की वैल्यू में फर्क रहता है। ओके, सो ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह भी उतने ग्रेट नहीं है। जो इन्होंने एक पॉइंट रेज किया, कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट से रिलेटेड, मतलब उसके ऊपर काफी लोगों का संकोच है। तो और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली है जो हर बार हम दोहराते हैं, कि अगर आपका उस शहर से कुछ नाता रह नहीं गया है और आपको लगता है कि वहां से निकल के उस पैसे को निकाल के हम उसे कहीं और यूज कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो वैल्यू एक कुछ 50-60 लाख की बात हो रही है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। उसको वहां से एग्जिट करके एक ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करें जहां पे आप अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं, या जहां पे आप ज्यादा कंट्रोल एक्सर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नोएडा में 50 लाख में तो कुछ नहीं मिलेगा, बट जो भी ये डाउन पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं एक नोएडा के अच्छे फ्लैट के लिए, वो इस एग्जिट से इनको मिल जाएगा। और हम सभी लोग, चाहे वो शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, यहाँ पे ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमें कई बार हम पैसा नहीं बना पाते हैं। तो उस तरह से हमें कंसिडर करके ये इस पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब वो क्लियर है कि हमें सिटी में अब वापस आना नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट इनको कोई खास रिटर्न दे नहीं रही है। और स्पेशली अब जब इतनी और सप्लाई क्रिएट हो रही है और ये प्रोजेक्ट फॉर सम रीजन अप्रिशिएट नहीं कर पाया, तो शायद आने वाले सालों में भी अप्रिसिएशन की उम्मीद में बैठे रहना शायद गलत रहेगा। तो ये कैलकुलेशन है मोटा मोटा। फाइनल कॉल आपको लेनी है, लेकिन हमारी तरफ से यही सलाह कि आप इस प्रॉपर्टी से निकल सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर हर्षित जैन, और ये कॉल भी हमें आया है दिल्ली से। हर्षित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज, क्या पूछना चाहेंगे? थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, विपिन सर और आशीष सर, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, एंड आपने मौका दिया कॉल के लिए। सर आज मेरा सवाल है, मैं और मेरी वाइफ यहाँ दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, एंड मेरे वाइफ इज अ गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय। ओके। तो उनको होम लोन मिलता है वंस इन अ लाइफ टाइम, थोड़े सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर। ओके। एंड अभी उनका 1 करोड़ तक का लिमिट है लोन का। ओके। तो हम एक्चुअली कुछ एनसीआर एरिया में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन एरिया में हम बिल्डर फ्लैट्स देख रहे थे। काफी कुछ प्रोजेक्ट देख के भी आए हम, बट हमें समहाउ फील होता है कि सर ये प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है अभी, विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, जिनका पोजेशन अभी 3 से 5 साल के बाद है, उनके रेट्स काफी ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हो चुके हैं, काफी हाई रेट्स हैं।
तो सर आपसे वो सलाह लेनी थी कि क्या अभी मतलब फायदेमंद है इन प्रोजेक्ट्स में जाना? तो एक वाजिब सवाल कि क्या इस समय जो रेट्स हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना या इवन घर भी खरीदना क्या सही है? और ये सवाल के जवाब में शायद ये इंक्लूड होगा कि भाई यहाँ से नीचे आए या ये कूल डाउन हो तो बात सही है, नहीं तो अगर और बढ़ने हैं तो फिर एक अलग सिनेरियो बनेगा। क्या आपकी सलाह रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप? जी विपिन जी, आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, पर किसी भी मार्केट को टाइम करना एक अ, खुद में ही एक रिस्क होता है। और बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टमेंट्स गुरु हर ये कहते हैं कि टाइमिंग ऑफ मार्केट इम्पॉसिबल है। तो चाहे वो कोई भी मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट हो। हाउएवर, जो पहली बात तो जो बजट ये 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ तक का अगर ये देख रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव तो रूल आउट हो जाता है। ओके, तो ओनली मार्केट फिर रह जाती है नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज इस रेट पे इनको मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि विपिन जी, आज की डेट में जो प्रॉपर नोएडा है या नोएडा के जो फेवर्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि सेक्टर 150 एंड ऑल, उधर भी इस बजट में एक स्पेशियस अपार्टमेंट मिलना अब इम्पॉसिबल हो गया है। सो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, यहीं पे ये कुछ प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। पर नोएडा में इन्वेस्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान देना जरूरी रहता है कि जो लैंड की ओनरशिप है वो क्लियर है कि नहीं। ऑब्वियसली जो हिस्टोरिकली एक इशू रहा है कि लैंड ओनरशिप और लैंड रिलेटेड परमिशंस जिस तरह से नोएडा में मिली, उसका आज काफी प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। मतलब लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो कुछ डेवलपर्स हैं जो आउटराइट परचेज ऑफ लैंड और ये सब करें। पर आने वाले सालों में यही शायद पॉलिसी अब रहेगी यूपी में कि लैंड सेल ही हुआ हुआ करेगी, पहले लीज पे हुआ करती थी। तो वो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी डेफिनेटली एनसीआर मार्केट काफी हॉट लग रही है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन की भी पॉसिबिलिटीज अब बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि काफी सारी जो डिमांड है वो आके निकल चुकी है। तो पर ये जिस कैटेगरी में देख रहे हैं 1-1.5 करोड़, वो तो आज भी स्वीट स्पॉट है, क्योंकि लोगों को उस ऑप्शन उसमें मिलते ही नहीं है। और पिछली अपसाइकिल में भी अगर हम रियल एस्टेट में अगर हम बात करें, या इनफैक्ट प्रायर टू कोविड वाली साइकिल में भी बात करें, ऑलमोस्ट सब उस समय तो सभी डेवलपर मिड इनकम हाउसिंग पे ही फोकस कर रहे थे कि 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो। उसका क्या है, मार्केट हमेशा रहता है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी है। प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो फटाफट हम अपने अगले कॉलर के पास जाते हैं। नीरज जैन साहब आगे, और आज काफी सवाल आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, राजधानी से। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका, एंड बताइए आज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर नमस्कार। पहली बात तो मेरा सवाल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सवाल सर ये है कि डीएलएफ मिड टाउन है मोती नगर में। सर ये मैंने सीएलपी में 4.2 करोड़ के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें। ओके। तो सर मेरा सर सवाल ये है कि मैं इसे 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। आई एम स्टिल पेइंग देम, आई हैव टू पे द मनी टू देम, लाइक 25% आई हैव ऑलरेडी पेड जी। बट आई कैन पे द नेक्स्ट 1.5 years the entire amount. Okay. So I want to know, sir, can I hold it for next 3 years and will it give me some benefits or like that? अच्छा, तो ये आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट ही था या आपने खुद के रहने के लिहाज से देखा था इसे? नहीं सर, मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट ही है सर। ओके, ये काफी क्लियर बात है, और अगर ऐसा है तो अच्छा है। तो आशीष जी, डीएलएफ मिड टाउन मोती नगर में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है किया हुआ है, 1/4 अमाउंट दे चुके हैं, रेस्ट इनको देनी है आगे कंप्लीशन तक। तो जस्ट ये प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में इन्होंने निवेश किया है क्या ये उनको एक हैंडसम रिटर्न देगी? विपिन जी, जैसे कि हमने बात करी कि एनसीआर की मार्केट काफी तेज है, और इसमें सबसे फेवर्ड डेवलपर जो हमेशा एनसीआर मार्केट में रहता है वो डीएलएफ ही रहता है। तो डीएलएफ में कोई इन्वेस्ट करे तो ये एक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है विद इन इंडिया और इवन आउटसाइड, तो वो डीएलएफ की प्रॉपर्टीज को बहुत प्रेफर करता है एनसीआर के लिए। तो अब ये मोती नगर का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ फेज आई थिंक डीएलएफ ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, वहाँ लोग रहते हैं और अच्छी डिमांड है रेंटल के लिए भी, एप्रिसिएशन के लिए भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक
बड़ी सोसाइटी होना विद एमिनिटी गार्डन एक्सेट्रा, वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि उस तरह के लैंड पार्सल्स नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट उस तरह से यूनिक हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़े दिल्ली में है तो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में है, ट्रैफिक का ये रहता है प्रॉब्लम्स वगैरह, और जो लेट नए बिजनेस या नई जॉब्स हैं वो तो गुड़गांव या नोएडा में रहती हैं, तो लोग उधर जाना चाहते हैं, लेकिन जो उधर जो मोती नगर दिल्ली में रह रहे हैं, वो वहाँ के जो ट्रेडिशनली जो दिल्ली में ही रहते आ रहे हैं, इन लोगों के लिए ऑप्शन बन जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3-4 साल 10 साल तक इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होके रहना में कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। हाउएवर मोस्ट जो दिल्ली एनसीआर में बहुत बिल्डर्स अपने इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस देते हैं कि आप पार्ट पेमेंट करें और आप होल्ड करें और थोड़े टाइम में आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने भी अभी ये सवाल इनका ये है कि इनके पास ऑप्शन है कि 25% ये दे चुके हैं, अब अगर इनको कोई बायर मिल जाए तो 25% के ऊपर ही अपना एक गेन बना के इस प्रॉपर्टी से निकल सकते हैं। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर माइंडसेट के दिल्ली एनसीआर में लोग ऑपरेट करते हैं, वो इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, ना कि वो पूरा होल्ड करते हैं उसको ना 3-4 साल 5 साल तक, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं कि 25% लगा के पूरी प्रॉपर्टी का एक गेन मिल जाता है, तो एप्रिसिएशन की वैल्यू बहुत होती है, और फिर आप अगली प्रॉपर्टी में ऐसे जा सकते हैं ना। तो अ, तो ये डेफिनेटली इनका एक पर्सनल चॉइस और इनकी पर्सनल कैपेसिटी का एक डिसीजन रहेगा कि ये किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली में, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर की तरह ही या बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर की तरह, कि मैंने खरीदा मैंने रेंट किया। अगले 5-6 साल में मुझे मेरा ये मानना है कि बहुत लोग गुड़गांव की तरफ या नोएडा की तरफ जा चुके हैं, तो दिल्ली के अंदर विद इन दिल्ली रहने वालों की भी डिमांड रहेगी और आएगी, क्योंकि उन वो अंडर सर्व्ड मार्केट है उधर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5-6 प्रोजेक्ट होंगे जो थोड़े से लार्जर साइज लैंड पार्सल में है और एमिनिटीज और एक गेटेड कम्युनिटी की तरह है। तो उस तरह की डिमांड डेफिनेटली, जैसे हम साउथ बॉम्बे की बात करते हैं कि मैं साउथ बॉम्बे से लोग एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग वहीं पे रहना चाहेंगे, तो वहां पे जो साइट प्रॉपर्टीज आती हैं उनकी एक डेफिनेटली एक अच्छी डिमांड रहती है। राइट नीरज जी, तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर भी सलाह आपके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर के मार्केट में ट्रेंड है कि आप एक छोटा अमाउंट देके इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर जी आपको फिर कई बार बाय आउट ऑप्शन दे देते हैं, कई बार आप ओपन रहते हैं कि आप किसी और इन्वेस्टर को बेचें, अपना जो भी छोटा अमाउंट है उस पर गेन लेके निकलें। और दूसरा जो यहाँ पर आशीष जी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में भी डिमांड, मतलब प्रॉपर दिल्ली में भी डिमांड की कमी नहीं है, और आने वाले वक्त में अगर आप इसे प्रॉपर होल्ड करके पूरा पैसा देके रखते भी हैं, ये प्रॉपर्टी भी आपको हैंडसम रिटर्न, कंप्लीट रिटर्न देने के लिए हैसियत रखती है, उसकी कैपेबिलिटीज रखती है। अब आपके ऊपर है कि आप अभी किसमें अपना कंफर्ट ज़्यादा देख रहे हैं, अभी निकल जाने में, या फिर आप पूरे पैसे देके प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके आगे उसे रखना चाहते हैं, थोड़ा और अप्रिसिएशन का मौका देंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ रखेंगे तो ये नहीं है कि फंस जाएंगे, वहाँ से भी अप्रिसिएशन होगा, क्योंकि उस तरह की डिमांड है मार्केट में, आशीष जी ने जैसा हमें बताया। तो बाकी आप दोनों सिनारियो हमने आपको बता दिए हैं, कॉल फाइनल आपको लेनी है। चलिए इसी के साथ हमें लेना है एक छोटा सा। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देते हुए। राइट, एक ईमेल है मेरे पास जो कि हैदराबाद से आया है, तो देश के दक्षिण हिस्से में चलते हैं जरा, वहां पे सागर हैं और वो पूछना चाहते हैं आशीष जी की आई वुड लाइक टू नो इफ दिस इज द राइट टाइम टू बाय प्रीमियम फ्लैट्स। तो वो देख रहे हैं 3 BHK 1.5 से 2 करोड़ के बीच का, और जो इलाके हैं वो नालगंडला, थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन वाइज अलग इलाका है, तिल्लापुर आई नो, हैदराबाद वगैरह। तो और कह रहे हैं या फिर उन्हीं इलाकों में 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीना जो किराया है उस पर घर ले लें और रहें। और फिर इनके कुछ एप्रीहेंशंस हैं, ये कह रहे हैं कि जो अभी इलेक्शंस हुए वहाँ पर, उसके चलते हुए जो है वो जो प्रॉपर्टी का बैलेंस है वो थोड़ा इधर उधर हुआ। अब आंध्रा का जो नया कैपिटल है उसके आसपास लोगों का बाइंग इंटरेस्ट आ गया है, और हैदराबाद से थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। और क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है, और इसके तहत अभी अपने प्लान्स का क्या करें, क्या ये इस पे आगे बढ़ें या इसको थोड़ा होल्ड करें? विपिन जी, अगर हम रेंटल यील्ड और
रेंटल यील्ड की ही बात करें रेजिडेंशियल में, तो प्रॉपर्टी परचेज कभी भी इकोनॉमिक सेंस नहीं बना पाता है। ये तो हम सारे लोग जानते हैं। परंतु आपको एक अपसाइकल मिलती है रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल में। और जो जैसे कि अभी पिछले 4 साल की एक अपसाइकल थी, उसमें जिसने पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किया उसको कुछ रिटर्न मिली, लेकिन जिसने पिछले 3 साल में इन्वेस्ट किया उसको बहुत अच्छी रिटर्न मिली। अब ये सब टाइमिंग की बात है कि क्या कोई इतना टाइम कर सकता है कि मैं अभी इधर से निकल जाऊं और मैं आगे। पर रियल एस्टेट में एक और चीज होती है कि आप रियल एस्टेट से पैसा निकालते हैं तो उसे वापस आप रियल एस्टेट में ही डालते हैं। तो क्या रेंट पे रहना वर्सेस परचेज, ये एक बहुत बहुत जगह जगह मैंने जो देखा है, बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है, वो एक इमोशनल डिसीजन हो जाता है। ओके, तो इमोशनल डिसीजन हमेशा ये रहता है कि हमारे पास एक अपना घर होना चाहिए। ओके, इन्वेस्टर्स होते हैं जी, इन्वेस्टर्स एक कम्युनिटी है जो रियल एस्टेट, आप स्टॉक्स की तरह तो ऐसा है नहीं कि आप 5-10 हजार में भी खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो आता है मार्केट में, एक सप्लाई जो आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको होल्ड करता है, उसको ट्रेड करता है, right? तो वो वेदर ये उस माइंडसेट से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। बाकी नलगंडला तेलापुर एरिया ऑब्वियसली एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया रहा हैदराबाद की डेवलपमेंट में, क्योंकि गच्चीबौली से जो हाईटेक सिटी गच्चीबौली से जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है, जो मैसिव आउटर रिंग रोड बनी हैदराबाद की, जिसने हैदराबाद का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया, इकोनॉमी चेंज कर दी। ये उसके जॉइनिंग रहता है। जो बड़े बड़े देश के डेवलपर्स हैं वो सब इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल हैदराबाद में बहुत बड़े डेवलपर्स हैं वो सब इधर ऑपरेट करते हैं। तो एरिया और लोकेशन वाइज तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैदराबाद इज ग्रोइंग, मतलब इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, शायद मेरे ख्याल से बेंगलुरु से भी तेजी से ग्रो किया है, अगर हम पिछले कुछ सालों का रन रेट देखें उसके अंदर। अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी तो अभी भी ऐसा शहर है जहां पर चलने मूवमेंट की और उन सब की जगह बची हुई है, एकदम क्लॉग्ड नहीं हो गया ये दूसरे महानगरों की तरह। राइट, तो सागर साहब बहुत डिटेल में आपकी, क्योंकि कई पहलू थे इस सवाल के, आशीष जी ने जवाब दे दिया। एंड आई होप कि ये आपके मदद या आपके काम में जरूर आएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए समय समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में जाने से पहले आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एपिसोड हमारे साथ देखा। आप जानते हैं हमें कहां पे संपर्क करना है, pg@moneycontrol.com। आप अपने सवाल भेजते रहिए, फोन नंबर डाल दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए। Signature Global presents Property Guru